हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 25 से 26 मई के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग इसके सोर्स को देख लेते हैं कि द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस से करंट के क्वेश्चन को लिया गया है। यह करंट सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने हाल ही में फरजाद बी परियोजना, कौन सा परियोजना? तो फरजाद बी परियोजना से किस देश को बाहर किया है? तो बाहर करने वाला कौन है? ईरान। किस परियोजना से? तो फरजाद बी परियोजना से किस देश को बाहर किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत को इस परियोजना से ईरान ने बाहर कर दिया है। तो आइए जानते हैं क्यों बाहर किया है। ईरान के पर्शियन गल्फ में, कहां पर? तो पर्शियन गल्फ है, ईरान में पड़ता है। तो पर्शियन गल्फ में मौजूद फरजाद बी गैस फील्ड, तो इमेज में देख रहे हैं कि पर्शियन गल्फ में मौजूद फरजाद बी गैस फील्ड है, यह भारत के हाथ से निकल गया है। ठीक है, निकल गया है कहने का मतलब यह हुआ कि ईरान ने इस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया। कहने का मतलब कुछ यहाँ से समझ में आ रहा है कि अच्छा, ईरान का चीन के साथ दोस्ती हो रहा है, उसके साथ दोस्ती बढ़ रहा है, तो इस वजह से ऐसा माना जा सकता है कि चीन के कहने पर ईरान भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया होगा। ठीक है, कुछ और पॉइंट को भी समझते हैं हम लोग, इसके कारण को और भी अच्छे से, कि ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स ग्रुप को दे दिया है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जिसका डेवलप करने का ठेका एक तरह से पहले भारत को दिया गया था, जिम्मेदारी भारत को दिया गया था, लेकिन अब भारत को हटाकर ईरान अपने ही देश की एक कंपनी जिसका नाम है पेट्रोपार्स ग्रुप, अब इसे दे दिया है इस फील्ड के डेवलप करने की जिम्मेदारी। ठीक है, बता दें कि इस गैस फील्ड की खोज भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने की थी। यानी ईरान के पर्शियन गल्फ में मौजूद फरजाद बी गैस फील्ड जो है, इसका खोज भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने ही की थी। ठीक है, ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 18 मई। हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस के तौर पर भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका मकसद एचआईवी संक्रमण और एड्स की रोकथाम के लिए एचआईवी वैक्सीन की जरूरत के सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने की तरफ होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया था? यह स्टैटिक हो गया। तो पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया था। ठीक है, तो आपको यह भी पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निम्न में से किसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? किसने सिफारिश की है? तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने। ठीक है, किस कोर्ट, किस हाई कोर्ट के? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो इसका सही आंसर होगा जस्टिस संजय यादव। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? किस दौरे के लिए? तो श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को जो है मुख्य कोच नियुक्त किया गया। भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों के लिए टीम इंडिया के मुख्य कोच होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने विरासत स्थल शामिल किए गए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा छह स्थल को जो है शामिल किया गया है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में घोषणा की कि लगभग 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ा गया है? तो 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है। वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से कुल की बात अगर किया जाए तो इसके साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में साइटों की या फिर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई। यानी वर्तमान में जो 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को जो जोड़ा गया है, तो इस तरह से अब देखा जाए तो अब भारत के कुल 48 स्थल जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित 6 स्थानों ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। मतलब अभी जो 6 स्थान प्रवेश किया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, तो वह 6 स्थान कौन कौन सा है वर्तमान में जो है? तो यह 6 स्थान कौन कौन सा है? तो एक तो है वाराणसी के गंगा घाट, दूसरा है तमिलनाडु में कांचीपुरम की मंदिर, तीसरा है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, चौथा है महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, पांचवा है हायर बैंकल मेगालिथिक साइट, और छठा पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट को शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में। ठीक है, तो आपको ये 6 मतलब स्थल को याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको जैसे कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें से जो है जैसे कि मान लीजिए इस 6 स्थल में से कोई एक स्थल नहीं रहेगा। ठीक है, और पूछ देगा कि इनमें से कौन सा स्थल नहीं है, तो आपको 6 स्थल का नाम ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 22 मई। 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है। कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में उल्लेखनीय कमी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैविक विविधता में पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत विविधता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब से बंद करने का फैसला किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 15 जून 2022। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को लॉन्च करने के लगभग 25 वर्षों के बाद 15 जून 2022 से बंद करने का फैसला किया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र 1995 में लॉन्च किया गया था। तो यह पॉइंट अब स्टैटिक बन जाएगा एग्जाम के लिए, तो इसलिए आपको यह पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को कब लॉन्च किया गया था, यानी इसकी शुरुआत कब की गई थी इस ब्राउज़र की? तो 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया था। ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की ही यह ब्राउज़र है जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साथ साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस, क्या नाम है? न्यूज शोकेस को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। किसे लॉन्च किया? तो न्यूज शोकेस को लॉन्च किया है। तो इसे किस देश में लॉन्च किया गया है? तो भारत में किया गया है। गूगल ने भारत में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च कर दिया है। गूगल की यह देश में करने का मतलब भारत में गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को सहयोग देने की दिशा में घोषित वैश्विक निवेश अभियान का हिस्सा है यह न्यूज शोकेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र सिंह जडेजा। कोरोना संक्रमण के चलते सौराष्ट्र के
पूर्व तेज गेंदबाज राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हो गया। जडेजा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के रेफरी भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा परमाणु ऊर्जा आयोग के ये पूर्व अध्यक्ष थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया। वे साल 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पीआर श्रीजेश को नियुक्त किया गया है। इंडिया हॉकी टीम के गोलकीपर नाम क्या है? श्रीजेश, पीआर श्रीजेश। यहाँ ऑप्शन क्या है? पीआर श्रीजेश। तो पीआर श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्टैटिक पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना, यह भी स्टैटिक पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से रिलेटेड, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 जनवरी 1924 जो फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 7 जनवरी 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। और अभी के वर्तमान के करंट से रिलेटेड है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सीईओ कौन है वर्तमान में? तो थियरी वेइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा बार्सिलोना महिला ने महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीतने के लिए चेल्सी महिलाओं को हराया है। कहने का मतलब यह हुआ कि बार्सिलोना ने इस ट्रॉफी को जीता और किसे हराया? तो चेल्सी को हराया है। ठीक है, बार्सिलोना महिला चैंपियंस लीग जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम है, यानी स्पेन की यह पहली टीम है इस चैंपियंस लीग को जीतने वाला जो है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि बार्सिलोना पुरुष और महिला दोनों चैंपियंस लीग जीतने वाला पहला क्लब बन गया है। इस पॉइंट का कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ जो क्वेश्चन देखे थे कि महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीता? तो बार्सिलोना। तो महिला में तो इस चैंपियंस लीग ट्रॉफी को बार्सिलोना ने जीता ही, लेकिन इसके साथ ही पुरुष चैंपियंस लीग को भी बार्सिलोना ने जीता है और ऐसा करने वाला यह पहला क्लब बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार सरकार ने उन कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम आप याद रखिए कि कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हिट कोविड ऐप। किसने लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। क्यों किया है? ठीक है, तो क्यों किया है यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए। तो आइए इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी, और मतलब निगरानी किसकी रखनी है? तो कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है बिहार सरकार ने, जो राज्य भर में यानी बिहार राज्य में होम आइसोलेशन में है। ठीक है, उसकी निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप को बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। वैसे मतलब कि वैसे रोगी या वैसे मरीज जो होम आइसोलेशन में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हिट का मतलब क्या है? यहाँ पर जो ऐप लॉन्च किया गया है हिट कोविड ऐप, तो यहाँ हिट का मतलब क्या है? हिट का मतलब है कि होम आइसोलेशन ट्रैक। ठीक है, हिट का मतलब क्या है? होम आइसोलेशन ट्रैक। एच से हो जाएगा होम आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब यहाँ पे साइलेंट है, और टी से हो जाएगा ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पर्यावरणविद थे। आइए इनके बारे में जानते हैं कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद और गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी श्री बहुगुणा ने 1980 के दशक में हिमालय में
बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ आरोप का नेतृत्व किया था? किसका नेतृत्व किया था? तो 1980 के दशक में हिमालय में बड़े बांधों के, मतलब जो भी बड़े बांध का निर्माण किया जा रहा था, तो उसके खिलाफ जो भी आरोप थे उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह टिहरी बांध के निर्माण का घोर विरोध कर रहे थे, यानी उस समय जो टिहरी बांध का जो निर्माण किया जा रहा था उसका भी इन्होंने विरोध किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टिहरी गढ़वाल में अपने सिली आड़ा आश्रम में दशकों तक रहने वाले बहुगुणा ने पर्यावरण के प्रति अपने जुनून में कई युवाओं को प्रेरित किया। उनका आश्रम युवा लोगों के लिए खुला था जिनसे वह आसानी से संवाद करते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 23 मई। 23 मई को यह दिवस मनाया जाता है। हर साल संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला 23 मई को मनाया जाता है। ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला एक ऐसी स्थिति, आइए हम लोग ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला क्या है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला एक ऐसी स्थिति है जो विकासशील देशों में, कौन सी देशों में? विकासशील देशों में बच्चों के जन्म के दौरान कई महिलाओं को प्रभावित करती है। यानी यह जो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला है यह बच्चों के जन्म के दौरान कई महिलाओं को प्रभावित करती है। यह सबसे गंभीर और दुखद चोटों में से एक है जो बच्चों के जन्म के दौरान हो सकती है। यानी बच्चों के जन्म के दौरान जो महिलाओं को जो मतलब चोट लगती है, एक तरह से कह सकती है कि जो दुखद चोट होती है उसी को कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला। ठीक है। इस दिवस को 2013 से मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से की गई थी? तो 2013 से की गई थी। इस वर्ष इस दिवस का विषय, या फिर कह सकते कि इस वर्ष जो इस दिवस का जो है थीम क्या है? तो वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टुला नो। क्या है इसका विषय? तो वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टुला नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को 2021 से 2025 की अवधि के लिए चुना गया है। ठीक है। वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। तो अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही करंट में पढ़े थे कि असम का जो है नया मुख्यमंत्री जो नियुक्त किया गया था, किन्हें बनाया गया था? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को ही बनाया गया था। तो अब इन्हें भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी चुना गया है। ठीक है। तो वर्तमान में यह मतलब अध्यक्ष के साथ साथ यह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय, कुछ स्टैटिक पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में? तो इस मलेशिया के कुआलालंपुर में है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इनके अध्यक्ष जो वर्तमान में है वह है पॉल एरिक होयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा को चुना गया है। नरेंद्र बत्रा को दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसे फीच भी बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सीईओ कौन है वर्तमान में? तो थियरी वेल। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब की गई थी? स्टैटिक पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट यह है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 7 जनवरी 1924 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है। यह दिन अमेरिकी टर्टल्स रेस्क्यू द्वारा मनाया जा रहा है, जो 1990 में कछुए की सभी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। विश्व कछुआ दिवस का विषय, यानी इस वर्ष के लिए जो विश्व कछुआ दिवस का विषय क्या है? टर्टल्स रॉक। टर्टल्स रॉक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक
भुगतान पाने वाले किस एथलीट ने फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कोनोर मैकग्रेगर। फोर्ब्स ने वर्ष की सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है। यूएफसी स्टार कोनोर मैकग्रेगर ने पिछले एक साल में 180 मिलियन की कमाई करके फुटबॉल सुपरस्टार लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। इटली ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जेन गुडाल। प्रकृतिवादी जेन गुडाल को जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 विजेता के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुडाल ने 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपैंजी के अपने अभूतपूर्व अध्ययन पर अपनी बेसिक प्रतिष्ठा बनाई थी। और टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना, हम लोग टेम्पल्टन पुरस्कार से स्टैटिक को देख लेते हैं कि टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो 1973 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 2022। फीफा काउंसिल ने कहा कि अंडर 17 महिला विश्व कप अगले साल करने का मतलब 2022 में, अगले साल 11 से 30 अक्टूबर तक भारत में होगा। इसका आयोजन भारत में होगा। भारत को पहले अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी 2020 में करनी थी, यानी 2020 में ही इसकी मेजबानी करनी थी भारत को, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रद्द होने से पहले इसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। और अब इसका जो है आयोजन जो है 2022 में होगा और इसकी मेजबानी भारत करेगा 11 से 30 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग फीफा से कि फीफा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो गियानी इन्फैंटिनो। और इससे रिलेटेड, फीफा से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं कि फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 21 मई 1904 में की गई थी। और फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ला लीगा का खिताब किसने जीता? तो ला लीगा का खिताब एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं। सेकेंड स्थान पर एलन मस्क हैं और थर्ड स्थान पर बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं। ठीक है, यह विश्व की सूची है। ठीक है, विश्व भर में यह रैंकिंग है। लेकिन अगर एशिया की बात किया जाए तो एशिया के दो सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? तो दो सबसे अमीर व्यक्ति अब भारतीय हैं। पहले नंबर पे तो ऐसे भी मतलब मुकेश अंबानी थे, लेकिन दूसरे नंबर पे एक चीन के थे, लेकिन अब उसका स्थान जो है भारतीय ने ही ले लिया है। और वो कौन है? तो गौतम अडानी। तो अगर विश्व में इन दोनों का स्थान देखा जाए तो विश्व भर में जो मुकेश अंबानी का 13वां स्थान है और जबकि गौतम अडानी का जो है 14वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा राजेश बंसल। राजेश बंसल को नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ राजेश बंसल को नियुक्त किया गया है। तो यह करंट आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।